हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर जो अपन है साइनोटिक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जीडीसी आपको एक पता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर जो आपको नोटसेट का जो प्रॉपर थ्योरी सिलेबस जो है कंप्लीट प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। ठीक है, आप जो जीडीसी के साथ लगातार बने रहिए और तैयारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कर रहे होंगे, रोज पढ़ रहे होंगे। बच्चों, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन एक पेपर में नहीं होगा लेकिन किसी न किसी पेपर में जरूर होगा। आपको मान लो आरआरबी में नहीं हो पाया तो किसी डीएसएसबी में होगा, डीएसएसबी नहीं हो पाया तो नोटसेट 10, नोटसेट 11, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन आपको एक ही शर्त है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है जो अपन शुरुआत करते हैं। जो साइनोटिक एसाइनोटिक डिजीज के अंदर जो अपन ऑलरेडी जो अपन वीएसडी पढ़ चुके हैं, एएसडी पढ़ चुके हैं और पेटेंट एक्टर सार्ट्रोसिस वगैरह पढ़ चुके हैं, टेट्रोलॉजी फेलोट वगैरह पढ़ चुके हैं। आज अपन जो बात करेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस की। किसकी? पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसको अपन इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस नाम से भी जानते हैं, जो एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। क्या है? कंजेनाइटल हार्ट साइनोटिक डिजीज है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो क्या दिखेगा? साइनोसिस दिखेगा। भाई साइनोटिक डिजीज कौन सी होती है? जिसके अंदर जो क्लिनिकली बच्चे के अंदर जो अपने को क्या दिख रहा है, सिम्टम के रूप में क्या दिख रहा है? साइनोसिस दिख रहे हैं, इसीलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं? साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर भी बच्चे के अंदर क्या दिखेगा? साइनोसिस दिखेगा। यस, नेक्स्ट चलिए हेडिंग डालिए आप, पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस। इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस। ठीक है, इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस। ठीक है, अब देखिए इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस इसका क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक इमेज, ये आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि होता क्या है। ये मान लो आपका एक हार्ट है। ठीक है, ये आपका जो हार्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो है ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? वॉल्व आते हैं पल्मोनरी के अंदर। मैं आपको अलग कलर से बना के दिखा देता हूं। ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। ये मैं आपको येलो कलर से शो कर देता हूं। ऐसे क्या होते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, अब देखिए जो पल्मोनरी जो वॉल्व है, इसके बाद में क्या होता है? राइट और लेफ्ट तरीके से ये क्या हो जाती है? पल्मोनरी आर्टरी बाइफ्रुकेट हो जाती है। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी चली जाती है। अब होता ये है कि जो ये जो जैसे ही ये जो राइट वेंट्रिकल, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के बाद में जो पार्ट है, जो वॉल्व, जो पल्मोनरी वॉल्व से पहले के बाद जो ये जो पार्ट है पल्मोनरी वॉल्व से पहले और राइट वेंट्रिकुलर के बाद में, राइट वेंट्रिकल के बाद में और पल्मोनरी वॉल्व के पहले, ये जो पल्मोनरी आर्टरी का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है इन्फेंडिबुलम। क्या बोला जाता है? इन्फेंडिबुलम। तो इसीलिए अगर यहाँ पे अगर ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये यहाँ पे क्या होती है? स्टेनोसिस होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो स्टेनोसिस है, ये जो आपने दो तरह के सिंड्रोम पढ़े होंगे, नोनन सिंड्रोम और एलिगिली सिंड्रोम। एलिगिली सिंड्रोम और नोनन सिंड्रोम के अंदर जो है मोस्टली जो पल्मोनरी स्टेनोसिस देखा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, इट इज मोस्टली seen in Eligili syndrome and Noonan syndrome. Which syndrome? Noonan syndrome. नोनन सिंड्रोम और एलिगिली सिंड्रोम के अंदर आपको कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस का जो टाइप है, इसका जो नेचर है, वो नेचर कैसा है? देखिए नेचर मतलब ये जो क्या है, एसाइनोटिक है या साइनोटिक है? तो ये क्या है? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। इसका नेचर कैसा है? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, चलिए अब इसकी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, जिसके अंदर क्या होता है? पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी का क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है, यानी एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाती है, यानी डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आई बात समझ में? कहां होगा? एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी इन्फेंडिबुलम। आई बात समझ में? यस, लिखिए, नैरोइंग ऑफ pulmonary artery between right ventricle and
पल्मोनरी वॉल्व, जो पल्मोनरी वॉल्व है या जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच के अंदर क्या हो जाती है, इसकी नैरोइंग हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन और क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलर नैरोइंग, इनफंडिबुलर नैरोइंग। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको डायग्राम पर थोड़ी देर पहले समझाया था, इस डायग्राम के अंदर बात कर रहा हूं, क्या नैरोइंग यहीं पे हो सकती है? क्या होने को तो यही हो जाए वल्वुलर लेवल पे, समझ में। देखिए ये जो मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं इसके अंदर क्या हो रहा है आप समझिए। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, अगर नैरोइंग मान लो ये जैसे वाल्व है। ठीक है, गलत बना दिया मैंने, थोड़ा सही बनाता हूं। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसके अंदर ये जो वाल्व है। ठीक है, अगर मान लो जो नैरोइंग है, अगर नैरोइंग मान लो जैसे कि इस लेवल पे हो, ये वाल्व जो यहाँ पे है इस वाल्व के लेवल पे हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या यहाँ पे हो सकती है क्या नैरोइंग? समझ में आ रही है मेरी बात? या इसके बाद में भी कहीं नैरोइंग हो सकती है, इसके बाद में कहीं नैरोइंग हो सकती है। देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये यहाँ पे भी नैरोइंग हो सकती है पल्मोनरी वाल्व के यहाँ पे, और इसके बाद में भी नैरोइंग हो सकती है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो वल्वुलर या सब वल्वुलर लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? इट इज ऑल्सो occur at valvular और सब वल्वुलर लेवल, सब वल्वुलर लेवल और वल्वुलर लेवल के ऊपर भी जो है आर्टरी दिखाई, ये जो नैरोइंग दिखाई देती है। आई बात समझ में? देखिए अब इसका जो अपन असेसमेंट क्या करेंगे, असेसमेंट के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी क्या हो गई, नैरो हो गई, नैरो होने से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का जो बाद का जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हो पाएगा क्या? अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी के बाद का जो ब्लड फ्लो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे करके राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। आई बात समझ में? यानी राइट साइड में धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होगा और आगे की साइड में जो है ब्लड कम जाएगा। जब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स की तरफ जाती है, वो फ्लूइड वो ब्लड अगर उसके अंदर कम लेके जाएगी, तो जो अगर अपन जो ब्लड का एक्सरे करके देखेंगे, चेस्ट का एक्सरे करके देखेंगे, तो अगर ब्लड लंग्स के अंदर कम जा रहा है तो कैसा अपीयरेंस आएगा, ओलिगेमिक लंग फील्ड। कैसा? ओलिगेमिक लंग फील्ड। दूसरी चीज समझिए आप, जैसे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड है वो नैरो है, तो नैरो रास्ते, अगर मान लो देखो रास्ता अगर सकड़ा है तो अपने को ब्लड को जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो पल्मोनरी वाल्व थोड़े लेट क्लोज होंगे। कैसे होंगे? लेट क्लोज होंगे। और एट्रियल जो वाल्व है, अयोटा के जो वाल्व है वो तो टाइम पे क्लोज हो जाएंगे, लेकिन पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाएंगे, लेट क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है लंबे टाइम तक खाली होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको खाली होने में। तो इसीलिए जो है इसके अंदर जो है S2 साउंड क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, यानी अयोटिक पहले आ जाएगी और जो पल्मोनरी साउंड है P2 वो बाद में आएगी। इसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड। आई बात सुनने? देखिए लिखते हैं इसको, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से पहला इंपैक्ट क्या आया था आपके पास में, जो इसका जो है राइट वेंट्रिकुलर का जो है, राइट वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो क्या हो जाएगा, लेट तक होगा। समझ में आई मेरी बात? राइट वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग। कहने का मतलब ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर जो है वो एम्प्टी होगा, डिलेड, है ना? समझ में आई? जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, लंबे समय तक खाली होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो डिलेड P2 साउंड कैसी आएगी, डिलेड आएगी। आई बात समझ में? ठीक है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, स्प्लिट S2 साउंड। आई बात समझ में? स्प्लिट S2 साउंड। ठीक है, और इसके अलावा देखिए और क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकुलर है एक तो ये चेंजेज आया, दूसरा और क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा,
राइट वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो आगे का जो रास्ता है वो तो क्या है, ब्लॉक है या नैरो है। नैरो रास्ते से जाने में क्या होगा, ब्लड को थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए अब जो राइट वेंट्रिकुलर के अंदर पीछे की साइड में प्रेशर बढ़ेगा, कंजेशन होगा, यानी राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर की क्या हो सकती है आगे जाकर के, अगर लंबे टाइम तक ये प्रेशर बढ़ा हुआ रहा तो आगे जाकर के क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी हो जाएगी किसकी, राइट वेंट्रिकुलर की, जो आगे जाकर के हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और ये अगर लंबे टाइम तक ये बना रहा तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। आई बात समझ में नहीं आई? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर हाइपरट्रोफी हो रही है, ये सबसे एंड रिजल्ट है। समझ में आ रही? राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, राइट वेंट्रिकुलर का जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? राइट वेंट्रिकुलर का बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इसकी वजह से पहला जो इवेंट आया है वो क्या हो गया, जो राइट वेंट्रिकुलर है वो उसका सिस्टोल होने के टाइम पे जो प्रोलॉन्ग हो गया, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो इवेंट आया है वो क्या हो गया कि जो राइट वेंट्रिकुलर की वजह से हाइपरट्रोफी हो गई है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर ये जो हाइपरट्रोफी है, अगर अपने को इसको बात करें कि कैसी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हाइपरट्रोफी जो होती है राइट वेंट्रिकुलर की दो टाइप की होती है, एक्सेंट्रिक और कंसेंट्रिक। तो इसके अंदर जो अपने को हाइपरट्रोफी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी कंसेंट्रिक। किस टाइप की हाइपरट्रोफी देखने के लिए मिलेगी, कंसेंट्रिक। यस, 5 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसको। जो कंसेंट्रिक टाइप की हाइपरट्रोफी अपने को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या मिलेगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ये इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर क्यों सुनाई देगा, क्योंकि समझिए आप, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है लंबे समय तक एकदम से सकड़े रास्ते से जा रहा है, तो एकदम से हार्ट जो साउंड है, वो जो मर्मर है वो उसकी वजह से जो साउंड आएगी वो एबनॉर्मल आएगी, तो उसकी वजह से जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर अपने को सुनाई देगा। आई बात समझ में? इसके अलावा अपने को और क्या हो सकता है, यहाँ पे जो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर एट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर जो है, जहां पे क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन समझाया था कि ये जैसे मान लो, ये मैंने आपको एक दिन ऑलरेडी बताया था, ये मान लो आपका क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम है तो यहाँ पे होता है आयोटिक एरिया, यहाँ पे होता है आपका पल्मोनरी एरिया, ये होता है आपका ट्राइकस्पिड एरिया, ये होता है आपका मिट्रल एरिया। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब समझिए ये कौन सा एरिया है, राइट साइड का, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड का। अगर पल्मोनरी एरिया के अंदर कोई भी पल्मोनरी वाल्व के आसपास अगर कोई भी दिक्कत आई तो अपने को ऑस्कल्टेशन वगैरह, हार्ट मर्मर वगैरह कहां सुनाई देगी, जो लेफ्ट साइड का जो पल्मोनरी एरिया है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा अपने को और क्या हो सकता है, यहाँ पे जो यहाँ पे लेफ्ट साइड स्टर्नल जो बॉर्डर है वहां पे अपने को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर एक थ्रिल पाल्पेट होगी। क्या होगी, टी, यहाँ पे क्या होगी, एक थ्रिल अपने को जो है पाल्पेट होगी। थ्रिल पाल्पेट होने का मतलब है जो ब्लड है, ब्लड एकदम फोर्सफुली अगर उसमें जाएगा तो उसकी वजह से एक वेव बनेगी जो अपने को यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में, पल्मोनरी स्टेनोसिस के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए पल्मोनरी जो आप समझिए, पल्मोनरी जो स्टेनोसिस है अगर वो इनफंडिबुलर के लेवल पे हुआ और मान लो वो अगर वाल्व के लेवल पे हुआ, समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब जो है, ये पीछे वाली मैंने स्लाइड के अंदर जो ये इस स्लाइड में समझा रखा है, अगर स्टेनोसिस इस लेवल पे है या स्टेनोसिस इस लेवल पे है, क्या आपको ये देखने या सुनने से या जो अपन कुछ सिम्टम से पता पड़ सकता है? यस ऑफकोर्स। कैसे, देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस, इधर मैं लिख रहा हूं वल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, अब देखिए इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि जो अपने को जो इजेक्शन सिस्टोलिक जो मर्मर आ रही थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आ रही है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि इनफंडिबुलर के लेवल पे अगर मान लो अगर नैरोइंग रहती है, ठीक है, जैसे ये इनफंडिबुलर के लेवल पे अगर मान लो नैरोइंग रहती है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो नैरोइंग रहती है तो इसकी वजह से अपने को एक ऑडिबल क्लिक सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, क्लिक सुनाई देगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इसके अंदर जो है यहाँ पे जैसे ब्लड जैसे यहाँ पे इजेक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे इजेक्ट होगा यहाँ पे अपने को एक जो हार्ट मर्मर है, हार्ट मर्मर सुनाई देने से पहले अपने को एक एकदम से आवाज आएगी जैसे गेट खुला हो, क्लिक
क्लिक, समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद में हार्ट मर्मर सुनाई देगी, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर इन्फंटिबुलर के लेवल पे है तो अपने को क्या सुनाई देगी? क्लिक। क्यों? क्योंकि एकदम से यहाँ पे क्या आ गई, जैसे ही ब्लड इजेक्ट होने लगा जैसे ही ब्लड इजेक्ट होने लगा उसी टाइम पे क्या हो गई, नैरोइंग हो रही। इसके अंदर क्या हो रही है, नैरोइंग थोड़ी सी बाद में हो रही है। यहाँ तो ब्लड आराम से इजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में नैरोइंग आ रही है, तो यहाँ पे एकदम से क्लिक नहीं सुनाई देगी आपको। हार्ट मर्मर दोनों में सुनाई देगी, लेकिन इसके अंदर जो है क्लिक एब्सेंट रहेगी। किसके अंदर? वल्वुलार जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है उसके अंदर जो है इजेक्शन क्लिक एब्सेंट रहेगी, इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो लिख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे मतलब अगर एब्सेंट ऑफ इजेक्शन क्लिक, एब्सेंट ऑफ पल्मोनरी इजेक्शन क्लिक, आई बात समझ में? इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, और इसके अंदर क्या हो सकती है, प्रेजेंट होगी। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए, प्रेजेंट क्लिक। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए। और इन्फंटिबुलर के अंदर क्या हो सकता है, जैसे ही जो पोस्ट स्टेनोसिस, अब देखिए इन्फंटिबुलर के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नैरोइंग हो रही है। इसके बाद में जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डायलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके बाद में जस्ट बाद में क्या गया, वॉल्व आ गया। वॉल्व के बाद में जो आयोटा, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल डायमीटर है वो चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जो स्टेनोसिस हो रखा है, जो स्टेनोसिस हो रखा है, इसके बाद में वॉल्व आएगा। वॉल्व के बाद में क्या आ जाएगी, जो नॉर्मल जो डायमीटर था, जो नॉर्मल है वो चालू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पहले कि यहाँ पे जो जहां पे स्टेनोसिस हो रहा है वो कौन सा एरिया है, वाल वाले, कौन सा एरिया है, वाल वाला एरिया। वाल वाला एरिया के यहाँ पे जो स्टेनोसिस है वो उसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगी, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। इसे समझ में आ रही है मेरी बात? पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो वल्वुलार जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है उसके अंदर अपने को जो है पोस्ट स्टेनोसिस के बाद में पोस्ट स्टेनोसिस डायलेशन जो है देखने के लिए मिलता है। यस यस, लिख लीजिए आप। और इन्फंटिबुलर के अंदर पोस्ट स्टेनोसिस पल्मोनरी आर्टरी डायलेशन, और इसके अंदर क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है, और ये चीज इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आई बात समझे? यानी वल्वुलार पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर जैसे स्टेनोसिस होगा उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, हल्की सी क्या हो जाएगी, डायलेट होगी। ठीक है, तीसरी चीज देखिए आप, इसके अंदर जो है आपको जो सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगी, सिस्टोलिक, अब देखिए वल्वुलार रीजन पे क्या होता है कि वाल्व के अंदर से ही, वाल्व के वहीं पे नैरोइंग है, वाल्व के वहीं पे नैरोइंग है, तो ब्लड को जाने में और ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि पहले ही नैरोइंग है और फिर बीच में वाल्व और आ गई है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नैरोइंग की जो दिक्कत आएगी वो ब्लड को जाने में कहां से ज्यादा आएगी, वाल्व की साइड में ज्यादा आएगी। तो अपने को जो ब्लड का जो मूवमेंट है, ब्लड का जैसे मूवमेंट ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा जोर से होगा, ज्यादा जोर से होगा तो अपने को जो मरमर की आवाज सुनाई देगी, इसके अंदर तेज सुनाई देगी कि इसके अंदर तेज सुनाई देगी? जाहिर सी बात है इसके अंदर तेज सुनाई देगी। क्यों देगी? क्योंकि इसके अंदर जो वाल्व है यहाँ पे ऑलरेडी नैरोइंग है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रही है, नैरोइंग। ठीक है, इसके बाद में नैरोइंग तो है जो है, लेकिन यहाँ पे जो वाल्व और आ गई है, ये वाल्व और आ गए भाई, पहले ही ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं है और वाल्व और आ गए तो ब्लड और फोर्सफुली जाएगा, तो इसके अंदर जो मरमर है वो कैसी सुनाई देगी, तेज। समझ में आ रही? इसके अंदर जो मरमर है वो कैसी सुनाई देगी, लो। समझ में आई? दोनों में कंपेयर करेंगे तो अगर लो सुनाई दे रही तो इसका मतलब इन्फंटिबुलर हो सकता है, और अगर मरमर अगर तेज सुनाई दे रही है तो वल्वुलार पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो सिस्टोलिक मरमर है तो उसका जो है वो कैसे सुनाई देगी, हर्ट जो है लोअर इंटेंसिटी। ठीक है, लोअर पॉइंट इंटेंसिटी। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर इन कंपैरिजन हाई पॉइंट इंटेंसिटी। समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब जो हर्ट मर्मर है इसके अंदर जो है थोड़ी सी ज्यादा और तेज सुनाई देगी, इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सुनाई देगी। आई बात समझ में? ये दोनों में अंतर थे, जिसकी वजह से अपन दोनों को पहचान सकते हैं कि बंदे के अंदर जो वल्वुलार पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है या फिर कौन सा स्टेनोसिस हो रखा है, वल्वुलार या फिर इन्फंटिबुलर। ठीक है, एक तरीके से आप इनको जो वल्वुलार जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है इसके टाइप भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइन और सिम्टम के।
ठीक है। साइन और सिम्टम की बात कर रहे हैं अपन। जो पल्मोनरी जो स्टेनोसिस है, इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे? देखिए, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या हो गया, लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है, लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है अच्छे से। और दूसरी बात है कि स्टेनोसिस है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओलिगेमिक लंग फील्ड। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आएगा। ऑक्सीजन अच्छे से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस होगा बॉडी के अंदर, यानी ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आएगी, लिथार्जिक होगा बच्चा, साइनोसिस हो सकता है। और पुअर फीडिंग करेगा, ग्रोथ कम होगी। समझ में आ रही? तो ये सारे उसके बच्चे के अंदर सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है। अगर बच्चा जो है, मान लो अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर माइल्ड या फिर मॉडरेट है, माइल्ड या मॉडरेट लेवल का है, तब तक तो हो सकता है बच्चे को क्या हो जाए, एसिम्टोमेटिक हो सकता है, बच्चे के अंदर सिम्टम नहीं दिखे, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर है, सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो इसके अंदर अपने को बच्चे के अंदर सबसे पहला साइन दिख सकता है अपने को साइनोसिस, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिस्निया, डिस्निया हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चे के अंदर, जो फटीग हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा, लिथार्जी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पुअर फीडिंग हो सकता है बच्चे के अंदर जो है, और पुअर फीडिंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। और अपन अगर इस बच्चे के अंदर देखेंगे तो और क्या हो सकता है, हार्ट मर्मर सुनाई दे सकती है, ठीक है। हार्ट मर्मर आपको सुनाई दे सकती है। आई बात समझ में? तो इस बच्चे के अंदर जो है सबसे बड़ी जो ये सारी चीजें अपने को देखने के लिए मिल सकती है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी, जैसे जो इसका जो अगर मान लो राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, तो आगे जाकर के किसको लीड कर सकती है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, या फिर आगे जाकर के किसको लीड कर सकती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, क्योंकि आगे जाकर के कहीं ना कहीं कंजेशन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हो सकता है बच्चे के अंदर जो सिम्टम देखने के लिए मिल जाए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने के लिए मिल सकता है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के जो साइन एंड सिम्टम है वो प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है नहीं देखने के लिए मिले। अब बताइए आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्या आपको देखने से पता पड़ेगा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी करनी है, जैसे आपको सिटी जो एक्सरे कराना है, ईसीजी करनी है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस होगा वो होगा इको। क्या होगा? इको। 2D इको करने से आपको एग्जैक्ट पता पड़ जाएगा कि स्टेनोसिस कहाँ है, लोकेशन। दूसरी बात, कितना स्टेनोसिस है, आर्टरी के अंदर कितना नर्विंग आया है ना। और इसके अलावा अपन ईसीजी एक्सरे से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि यार कुछ न कुछ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एब्नॉर्मलिटी है। देखिए क्या होगा, ईसीजी करेंगे तो अपने को राइट एक्सिस डेविएशन दिखेगा। क्या दिखेगा? राइट एक्सिस डेविएशन दिखेगा। और अपन जो एक्सरे वगैरह करके देखेंगे, एक्सरे करके देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, ओलिगेमिक लंग फील्ड। लंग फील्ड कैसे दिखेंगे? ओलिगेमिक, क्योंकि लंग्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कम जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपन करेंगे ईसीजी। ईसीजी के देखा आपने तो क्या दिखा अपने को, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन अपने को दिखाई देगा। और अपने को क्या दिखाई देगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखाई देगी, ठीक है। इसी के अलावा आपने क्या किया, और मान लो बच्चे का एक्सरे किया, ठीक है। एक्सरे किया तो ज्यादातर केस में तो क्या होगा, अपने को नॉर्मली दिखेगा। लेकिन अगर पल्मोनरी जो स्टेनोसिस सीवियर है, अगर अपने को सीवियर है तो अपने को क्या दिखेगा, ओलिगेमिक लंग फील्ड। ओलिगेमिक लंग फील्ड अपने को दिखाई देगा। किस केस में? जब बच्चे का जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है क्या होगा, सीवियर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसके अलावा और देखो, इसके अलावा अपन जो बेस्ट जो अपन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यानी सबसे बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, तो अपने को आंसर देना है 2D इको। बच्चे का अपन 2D इको करके देखेंगे तो उसे अपने को सबसे बढ़िया पता पड़ जाएगा कि बच्चे के अंदर कितना स्टेनोसिस है और कहां कहां है, ठीक है। अब देखिए बच्चे के अंदर जो स्टेनोसिस है उसको अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। डायग्नोस कर लिया आपने, असेसमेंट कर लिया, साइन एंड सिम्टम देख लिए, आप क्या मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे आप उसको? जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है उसको अपने को रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व कैसे करेंगे अपन? या तो अपन उसको जो है अपन बैलून डाल करके थोड़ा सा इन्फ्लेट करेंगे ताकि वो डायलेट हो जाए, है ना। और क्या हो सकता है, अपन सर्जरी करके उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, है ना। तो कैसे कैसे अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। कैसे सिम्टोमेटिक का मतलब,
देखिए अगर मान लो बच्चा ज्यादा ही छोटा है, जो सर्जरी वर्जरी नहीं कर सकता है अपन, या फिर बैलून जो है एंजियोप्लास्टी वगैरह अपन नहीं कर पा रहे, तो अपन क्या करेंगे, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मेंटेन करेंगे, उसको ओपन रखेंगे। उसको ओपन रखने से फायदा क्या है, मिक्सिंग होगी ब्लड की, और जो ब्लड का जो डायलेशन है, जो ब्लड का डाइवर्जन है वो किधर होगा, लंग्स की तरफ होगा। लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा, तो लंग्स की तरफ ब्लड जाने से ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। इसके अलावा साइनोसिस वगैरह है तो अपने को जो ऑक्सीजन वगैरह बच्चे को लगानी है, फ्लूइड वगैरह लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन मैनेजमेंट करेंगे, अगर मान लो जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है, ठीक है, अगर ये मान लो अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर वाल्व के लेवल पे हो, क्या हो, वाल्व के लेवल पे हो, किसके लेवल पे, वाल्व के लेवल पे, तो अपने को क्या डालेंगे, एक बैलून डालेंगे, बैलून वाल्वोप्लास्टी। कहने का मतलब ये है कि ये हार्ट है, ये हार्ट के अंदर मान लो ये जैसे ये 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये यहाँ पे वाल्व है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, वाल्व है। अब जो है यहाँ पे क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है, वाल्व के लेवल पे क्या हो गई, नैरोइंग। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए रास्ता कम बच गया। अपन क्या करेंगे, एक बैलून डालेंगे यहाँ से, एक फेमोरल आर्टरी से कैथेटर डालेंगे। फेमोरल आर्टरी से कैथेटर डालते हुए उसको क्या करेंगे, फेमोरल आर्टरी से एब्डोमिनल, जो अपने को जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से होता हुए कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम। इंफीरियर वेना केवा से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से अपने को फिर किस में डालना है, राइट वेंट्रिकल में। ये क्या गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ये क्या डाला अपन ने, कैथेटर डाला है। कैथेटर के अंदर ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैलून लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैलून लगा हुआ है। इस बैलून को ला करके अपन यहाँ ऐसे यहाँ लाएंगे पहले, सबसे पहले तो फिर अपन इस बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, यानी इस गुब्बारे को अपन फुला देंगे। फुला देने से क्या हो जाएगा, गुब्बारा इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा तो ये आर्टरी को क्या करेगा, चौड़ा करेगा थोड़ा। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलून वाल्वोप्लास्टी। ठीक है, अगर मान लो ये भी, अगर मान लो अगर बैलून वाल्वोप्लास्टी अगर मान लो क्या हो जाए, फेल हो जाए, क्या हो जाए, फेल हो जाए, कि यार बैलून वाल्वोप्लास्टी अपन कर ली, लेकिन बच्चे का जो है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस फिर से हो गया या फिर सही नहीं हो रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको सर्जरी कराएंगे। सर्जरी के अंदर क्या करेंगे अपन, जो इसके अंदर जो है इसकी इन्फेंट्रिकुलम, इसकी अपन या तो डिसेक्शन करेंगे, यानी जो जहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी मोटी है उसको अपन कट करके अलग करके वापस एनास्टोमोसिस करेंगे। ठीक है, अगर ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, अपन सर्जरी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो जैसे मान लो अगर एक बार तो अपने को वाल्व के लेवल पे था, लेकिन अगर ये जो पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर मान लो एट इन्फेंटिबुलर के लेवल पे हो, इन्फेंटिबुलर के लेवल पे हो, कहने का मतलब अगर ये जो स्टेनोसिस है, ये जो मैंने आपको यहां बनाया है, ये ऐसा नहीं होकर के, ये ऐसा नहीं होकर के यही होता, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद में अच्छे से वाल्व तो अच्छे से हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेनोसिस यहीं पे इन्फेंटिबुलम के लेवल पे हो गया, तो अपन इस गुब्बारे को यहाँ ला करके यहाँ डाल के यहाँ इन्फ्लेट करने से कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं बचेगी कि ये बैलून जो है अच्छे से इन्फ्लेट करके वापस इसको एकदम एक्स्ट्रा डायलेट कर दे, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाल्व के अंदर तो क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ी जो है वाल्व के अंदर स्पेस रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक बार को काम कर जाएगा, लेकिन इन्फेंटिबुलर के लेवल पे काम नहीं करेगा। अगर बच्चे को अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर इन्फेंटिबुलर के लेवल पे हो, तो अपने को डायरेक्टली क्या करना है, गो फॉर सर्जरी, यानी अपने को डायरेक्टली बच्चे की क्या करनी है, सर्जरी करनी है, जिसके अंदर अपने को उसका रिसेक्शन करना है। ठीक है, इसके अलावा अपन मैनेजमेंट के अंदर और क्या कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक, है ना, और क्या करेंगे अपन, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन लगा सकते हैं अपन, उसको फ्लूइड लगा सकते हैं, और उसको अपन क्या कर सकते हैं अपन उसको क्या कर सकते हैं, बच्चे को अपन आराम से जो है फीडिंग वीडिंग कराओ, और उसको परेशान नहीं करो, ज्यादा रुलाओ नहीं, है ना, बच्चे को एकदम से क्या करो, रेस्ट दो। क्या दो अपने को, बच्चे को जितना बच्चे को रेस्ट देंगे, जितना बच्चे को कान में क्वाइट रखेंगे, उतना ही बच्चे का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगा। इसके अलावा बच्चे के अपन और क्या दे सकते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन देने से क्या होगा, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो मैंने बताया था आपको, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है कहीं ना कहीं ब्लड की मिक्सिंग करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें अपन मैनेज कर सकते हैं। ये था पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जब भी ये कमेंट भी देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।